भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहिर के सामने रख कर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ ना बोली। बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और मिट गई। उसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था। चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये उन लोगों में से है जो अजली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि उसका नाम रहीला है और ये यतीम है। उसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने उसे पूर पूर जख्मी कर डाला है। डरी सभी रहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो उसके धुंधले नकूश को ज़हन से ना मिटा सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर की मानिद उसके दिल के कैनवस से चट कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ न कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। उस वजह से घर में उसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए उसने रहीला को एक नुकरानी की हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरूम शोर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान रहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में रहीला उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी जिससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद महरूम की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार हो गई। उसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो उसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो उस बात पर पटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी ताहम अभी उसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। गमों ने उसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया था और साथ ही बुजदिल भी। बात बात पर झंझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात से रो देने वाली ये लड़की उस कदर अजीब दिखाई देती कि कोई उसको कतई नजरअंदाज ना कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। उसकी हेड मिस्ट्रेस मेरी रिश्ते की फूफी लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने अदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती थी। मैं साहिर भाई के साथ वहाँ चली जाती। रहीला भी उस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती थी। मैं फुप्पो के ऑफिस से उसे देख लेती तो बाहर निकल कर बात करती और उससे कहती कि तुमने स्कूल छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो। स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया और खुद से पढ़ाई नहीं कर सकती, कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, दिन को पढ़ नहीं सकती। मैंने फुप्पी को बताया। वो रहीला को तौर एतवार से छा जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ्री कर सकती हूँ, बशर्त तय्यका तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर उसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम उससे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल। फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर रहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोच कर कि शायद पढ़ाई कभी उसको जिंदगी में काम आए। उसकी माँ तो उसको इसलिए सिखा रही थी कि उनके बच्चों को कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर उसमें काफी तब्दीलियां आ रही थी। अब वो जरा हिम्मत से बात कर सकती थी। झिझक भी कम हो गई थी जो पहले उसको किसी से मुखातिब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक उसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए मुहाल होने लगा। इधर अम्मी घर का काम अकेले ना कर सकती थी और आपा तो अपने घर बाहर की थी। रहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। तभी मैंने आंटी से कहा कि आप उसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें। मैं उसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूंगी, यूं वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, तुम उसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया था। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक उनके घर से मिली हुई थी। उसका एक दरवाज़ा गली में खुलता था जैसे हमारी बैठक का दरवाज़ा गली में खुलता था। उसके साथ उनकी भी बैठक ही थी जिसको उन्होंने कमरे में तब्दील किया हुआ था और ये कमरा उसकी माँ ने रहीला को ही दिया हुआ था क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था। पहले तो रहीला घर आकर मुझसे पढ़ती, बाद में जब मैं काम से फारिग न होती तब साहिर भाई से कहती कि आप उसको पढ़ा दो।
भाई उसको बैठक में पढ़ाते थे क्योंकि उन्हें भी पढ़ने लिखने के लिए बैठक ही मिली हुई थी। अब ये हमारा मामूल बन गया कि जब वालिद साहब अबाई गांव चले जाते, रहीला भाई से ही पढ़ती। मुझे नहीं खबर कब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए कि अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाज़ा खोल कर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी स्कूल भी खैर बात कह दिया। उसका कोर्स मुकम्मल हो गया था। जिस रात रहीला को आना होता वो शाम को ही खिड़की से इशारा कर देती थी। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट आया, उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो रहीला को खिड़की में देखा। उसने भाई को इशारा किया। उसके पीछे उसकी चचाजाद खिड़की में खड़ी थी, जिसने दोनों को एक दूसरे को इशारा करते देख लिया। दूसरे रोज वो औरत हमारे घर आई और मेरी वालदा को तमाम माजरा कह दिया। भाई दफ्तर से आए तो अम्मी उन पर बरस पड़ी। साहिर, आखिर क्या चाहते हो? जानते हो कि रहीला एक यतीम लड़की है और बहुत दुखी है। पहले ही उसके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए उस खतरनाक खेल से बाज आ जाओ। अगर उसकी चचाजाद बहन ने उसकी सतीली माँ से शिकायत कर दी तो वो जालिम औरत उस बेचारी लड़की को खड़े खड़े घर से निकाल देगी। फिर बताओ उसका कहाँ ठिकाना होगा। तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे टुकड़े कर देंगे मगर ये मंगनी अब नहीं टूट सकती। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो? माँ का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर भाई झुंझला गए, लेकिन भाई का दिल खुद ब खुद रहीला की तरफ खिंचता था। अम्मी के सामने तो उन्होंने अपने कसूर से इनकार कर दिया और कह दिया कि उस औरत से पूछो कि क्या किया उसने हमको आपस में बातें करते देखा है, फिर क्यों वो हम पर बेतान तराश रही है। भाई को अम्मी ने धमकाया कि बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे वालिद से कह दूंगी, मगर साहिर भैया भी अपनी बात पर डटे रहे। रहीला की चचाजाद बहन जो शादीशुदा थी और चची के पास 2-3 रोज के लिए रहने आई थी, उसने अम्मी को तो खबरदार किया मगर अपनी चची को ना बताया। जानती थी कि सौतेली माँ रहीला का क्या हशर करेगी। साहिर ने उस तनबिया से कोई असर ना लिया। वो बस फतूर खिड़की के सामने किताब खोल कर बैठा रहता और उसकी ओर से देखता रहता। उसने रहीला को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ मगर शादी नहीं कर सकता। उस पर भी रहीला के प्यार में कमी ना हुई। दरअसल वो मोहब्बत की भूखी थी। साहिर भाई क्या कोई भी उसकी गमगुसारी करता वो उसका दामन थाम लेती। वो मतवाती रात को भाई की बैठक में आती रही। एक रात वो हस्बे मबूल भाई की खिड़की के पास आई तो उसकी माँ ने उसे देख लिया और मेरे भाई को नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर लेटे रहे क्योंकि साथ वाली चारपाई पर उस रात गर्मी की वजह से अब्बा जी लेटे हुए थे। भाई ने हाथ के इशारे से उससे वापस जाने को कहा। वो मुड़ी, अपने पीछे माँ को देखा और वापस घर में चली गई। रात को माँ ने उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाई। सुबह वो फिर खिड़की में आई। उसकी माँ सो रही थी। अब्बा जी बैठक से घर में आ गए थे। रहीला ने साहिर को बताया कि माँ आज हमारे रिश्तेदारों को बुलाने जाएगी, न जाने क्या हंगामा होने वाला है, तुम जल्दी बंदोबस्त करो वरना मैं मर जाऊंगी। भाई ने उसे मौत तसल्ली दी। मेरे वालिद अली और सबा गाँव रवाना हो गए थे, इसलिए बाद मेरे वालिद के आने तक रोक दी गई थी। साहिर भी ड्यूटी पर चले गए। जब वापस आए तो घर में ईंटें आई हुई थीं। मेरी बहन ने बताया तुम्हारे करतूतों की वजह से खिड़की चनी जा रही है। अब्बा जान आए तो पड़ोसन ने हमारे घर आकर हंगामा किया। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। वो एक दोस्त के घर चला गया जो किराए के घर में अकेला रहता था। भाई ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली। इधर रहीला के साथ उसकी सौतेली माँ ने बहुत बुरा सलूक किया। सारे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दिया गया, मगर हमारी माँ तो सगी थी। वो भाई को समझाने उनकी दोस्त के घर चली गई। कहा कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में तुमको घर से निकालने का कह दिया था, तुम वापस चलो और बाप से माफी मांगो। मामू भी अम्मी के साथ थे। उन्होंने भी समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन मुझे तो रहीला का ज्यादा दुख था और ये बात भाई साहिर को भी बुरी तरह तड़पा रही थी कि न जाने उसकी माँ ने उस पर कितने सितम ढाए होंगे। उनसे रहा ना गया और एक रात वो रहीला के कमरे की खिड़की के पास गली में आकर खड़े हो गए। वो भी जाग रही थी और रो रही थी। भाई ने खट्टर की परांगली से हल्का सा मखसूस खटका किया तो रहीला ने झट खिड़की खोल दी। उसने सरगोशियों में बताया कि उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हत्ता के सुतेले मामू ने भी उसे मारा पीटा है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त साहिर को ख्याल आया कि जब ये लड़की मेरी खातिर इतनी बदनाम हो गई है तो फिर क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। बाप ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है। यूं उसने खड़े खड़े बगैर सोचे समझे
ये अजीबोगरीब फैसला कर लिया कि मैं इस वक्त रहीला को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं। उसने रहीला से कहा कि एक जोड़ा उठा लो और बुर्का ओढ़ लो, वरना ऐसे ही चादर लपेट कर बाहर निकल आओ। मैं आज सुबह होने से पहले ही तुमसे निकाह कर लूंगा। रहीला भी जिंदगी से तंग थी। घर वालों के सलूक ने उसकी रूह को घायल कर दिया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। ना उसने कुछ सोचा समझा ना मेरे भाई ने। जब उस वक्त उसकी जेब में 1,000 रुपए थे, ये दोनों सीधे रेलवे स्टेशन चले गए। रात की गाड़ी लाहौर जा रही थी। उन्होंने टिकट लिया और उसमें सवार हो गए। जब गाड़ी शहर की हदूद से कुछ दूर निकल आई, तब अक्ल ने झंझोड़ा और भाई ने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मेरी मंजिल क्या है और मैं कहाँ जाऊंगा। वो सोचों में गुम थे। रहीला का सौतेला मामू पुलिस ऑफिसर था। ये लोग यकीनन मेरा पीछा करेंगे और मुझे कहीं का ना छोड़ेंगे। अब भयानक अंजाम सामने था। कहीं जाए पनाह ना थी। रहीला बेचारी भाई के साथ दिक्की बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। अपने अंजाम से बेखबर सो रही थी। वो भैया के साथ से शायद ये समझ रही थी कि उसके दुख तमाम हुए और अब उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। वो औरत थी जिसको बुज़दिल कहते हैं, मगर हिम्मत वाली निकली। जब शायर ने उसे पुकारा तो उसने उसका साथ दिया और उसकी आवाज़ पर अपनी मुश्किलात और नागवारियों के बावजूद लब्बैक कहा। और भाई जो एक मर्द था, आने वाली मुश्किलात के ख्याल से उसकी मर्दानगी ने हथियार डाल दिए। जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसने रहीला को महू ख्वाब पाया तो मुस्तकबिल के अंदेशों से डर कर उसको तन्हा रास्ते में छोड़ दिया और खुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी रवाना हो गई और उसमें वो बेखबर मुसाफिर भी गया जिसकी मंजिल साहिर भाई थे, जिनके बगैर ये लड़की बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी, जिसके पास फूटी कौड़ी भी ना थी। वो बिल्कुल खाली हाथ तही दामन थी। अब आगे की सुनिए। भाई ने मुझे बताया कि वहाँ से वो सीधे लारी अड्डे आए और सुबह होने से पहले ही वापस अपने दोस्त के घर पहुँच गए जहाँ वो रह रहे थे। सुबह ही सुबह हमारे वालिद मामू और रहीला के मामू वहाँ और गुस्से में दरवाज़ा पीट डाला था। भाई के दोस्त ने उठकर दरवाज़ा खोला। भाई उस वक्त अदाकारी से आंखें मिल रहे थे। वो उसको दोस्त के मकाम पर पाकर हक्का बक्का रह गए कि ये तो यहाँ है, फिर रहीला कहाँ गई है। ये सब ही एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और साहिर भाई अनजान बने खड़े थे। वो लोग मकान की तलाशी लेकर लौट गए। मोहल्ले में बातें होने लगी कि सौतेली माँ सच कहती थी, रहीला थी ही खराब लड़की। न जाने किस किस से ताल्लुक था और किसके साथ घर से भाग गई है। मेरी माँ ने वालिद को समझाया कि ना हक तुमने अपने बेटे को घर से निकाला। वो किसी के दर पर पड़ा हुआ है। वो तो उसे लेकर नहीं भागा, वो किसी और के साथ भाग गई। अब जाओ और बेटे को घर ले आओ। यूं भाई सर खरो होकर घर लौट आए, मगर उनका जमीर कुछ के लगा रहा। इंसान जब बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाता है जो मुआशरे की नज़रों में नापसंदीदा होता है, तो पहले पहले उसको एहसास नहीं होता कि उसका इंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। बाद में जब बुरी घड़ी आ जाती है तो अक्ल के दरवाजे खुलते हैं। तब कुछ लोग अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर हालात का मुकाबला करते हैं। साथी साथ हो तो उसको तन्हा नहीं छोड़ते, उसको जिल्लत और रसवाई के हवाले करने की बजाय वादा निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं कि अपना दामन बचा लेते हैं और दूसरे को जिल्लत के घड़े में धकेल कर सुथरे और पाक साफ बनकर मुआशरे की नज़रों में बेकसूर और मुअज़्ज़ज़ रहने की खातिर अपने ही ज़मीर का खून कर डालते हैं। साहिर भाई भी बुज़दिल थे, बुरे वक्त के साथी ना थे। तभी तो एक मासूम लड़की जो अपने घर के हालात और सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर उनके कहने पर घर से निकली थी, फिर कभी उसको बाप की छत तले लौट आना नसीब ना हो सका। आज ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। जब ये बात सोचती हूँ तो दिल में दर्द सा होने लगता है। मेरा भाई बेशक उस मासूम लड़की को भूल गया हो, मगर मैं रहीला को आज तक ना भूल सकी। कैसे भुलाऊं उसे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।